अस्सलाम वालेकुम शान इद्रीस, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक बिलाल, आप सुनाएं कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या मसरूफ़ियात हैं आजकल आपकी? आजकल जो है थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ज़िंदगी के अंदर क्रिएटिव चीज़ों को। मैंने कुछ टाइम पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और वो छोड़ दी थी मैंने, लेकिन ये कि मैं उसको वापस कंटिन्यू करने की तरफ जा रहा हूँ और दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से मज़ीद एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को हम एक्सप्लोर कर सकें। मतलब अपनी स्पीकिंग तो हमने ज़िंदगी भर कर दी, लेकिन उससे हम दूसरों को क्या फ़ायदा पहुँचा सकते हैं वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ आज। सही है, तो उसका क्या प्रोसेस, आप किस प्रोसेस से गुजरे हो? यार ये बड़ा अच्छा सवाल भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि हम कोई इसमें फाइन लाइन डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। बेसिकली बीच में मैंने एक फ़ीमेल हाइजीन मैनेजमेंट के ऊपर एक स्टार्टअप के ऊपर काम करना शुरू किया है, जिसमें हम ख़वातीन को जो यंग गर्ल्स होती हैं स्पेशली, उनको नहीं पता होता अपनी हाइजीन मैनेजमेंट के बारे में, तो उसकी अवेयरनेस पे हमें उनको ट्रेन करना है और उसकी एक ट्रेनिंग करिकुलम डिज़ाइन करना है। और दूसरी बात ये कि जो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं हाइजीन मैनेजमेंट के, इनकी एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काम करना है। एक ये काम मैंने शुरू किया था। दूसरा ये कि जो गाय बगाए मैं करता रहता हूँ अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, वो ये कि जो मेरे पास मुझसे कनेक्ट हुए हैं कुछ बच्चे ट्रेनिंग्स के थ्रू, उनकी काउंसलिंग करता रहता हूँ, मेंटोरिंग करता रहता हूँ। और मतलब इस तरह जैसे आप मुझसे अभी कॉल पे बात करें, तो उनसे कॉल पे बात करके उनको गाइडेंस देता रहता हूँ कि आप लाइफ में अगर कहीं स्टक हो जाएं, किसी जगह पे आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या पाथ आपने लेना है, तो उसमें मैं उनकी मेंटोरिंग करता रहता हूँ। और ये हमारा बेसिकली स्टार्टअप है, उसका नाम है ओपन माइक, जिसके थ्रू ये चीज़ें होती हैं। उसके अंदर बेसिकली हम हर तरह की ट्रेनिंग उनको दे रहे होते हैं, लाइफ की कोचिंग बेसिकली उनकी हो रही होती है। ये दो चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया, अब सारी जो चीज़ें ना, ये स्पीचेस और डेक्लेमेशन डिबेट जो मैंने ज़िंदगी भर की है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इनका कोई एक मजमूई तौर पे एक रिज़ल्ट निकाल के इनसे मैंने क्या सीखा है और मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं इन चीज़ों की वजह से, वो मैं इनकलकेट करूँ अपने वीडियोस के अंदर और व्लॉग्स बनाऊँ उसके ऊपर। क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक़ था ये कि ना मैं एडिटिंग्स करूँ और वीडियोस बनाऊँ। तो मतलब अगर आप मेरी फेसबुक में प्रोफाइल पे बहुत पीछे अगर चले जाएंगे ना, तो आपको इस तरह के स्किट्स थोड़े बहुत मिलेंगे, एक दो। मैंने बाकी तो हाइड कर दिए, क्योंकि वो जाहिर है फिर जो दोस्त होते हैं ना, पीछे जाके कमेंट करके स्पैम करके वो ऊपर आ जाती है, जिसमें फिर बेइज्जती होती है आपकी सबके सामने, लेकिन है। तो वो चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी एक दो तो हमने मतलब वकार जका की पैरोडी बनाई थी, और एक नहीं दो तीन बनाई थी, और वो बड़ी उस टाइम के हिसाब से हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी वो। लेकिन ये कि खैर, तो शौक तब से ही था, एडिटिंग और डायरेक्शन तब से ही करता था मैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा एक्सेल करूँ, वो जो पुराना शौक है ना वापस लेके आऊँ। तो ये सब चीज़ें फ़िलहाल जहन में चल रही हैं। तो शान इद्रीस खुद को कैसे देखता है, कि मतलब शान इद्रीस खुद की नज़र में क्या है? मतलब अगर आपको कहा जाए कि आप अपना तारुफ खुद करवाएं तो वो कैसा होगा? मतलब शान इद्रीस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? शाहजहां इदरीस एक ऐसा इंसान है जिसने बचपन से ही चीज़ों को एक मुख्तलिफ जाविये से देखना शुरू किया था। चाहे वो मज़हब के हिसाब से हो, चाहे वो इंसानों के हिसाब से हो, साइकोलॉजी के हिसाब से हो, और चाहे वो दोस्तियों के हिसाब से हो। मैं एक चीज़ बड़ी अच्छे और दिल से मानता हूँ, और मेरी बड़ी गहराई है उसको मानने में, कि एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, शान जो है ना, वो इस चीज़ के लिए स्ट्राइव करता है कि वो एक ऐसी मिसाली शख्सियत बने और ऐसी मिसाली पर्सनालिटी बने कि जिसको वो खुद अपने से बड़ा देखना चाहता था जब वो छोटा था। यानी कि जिसको वो देख के इंस्पिरेशन लेना चाहता था, या जिससे गाइडेंस लेना चाहता था, ऐसा वो इंसान बनना चाहता है। और उसमें वो जो भी उसके पास कोई आता है, तो उसको कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता, और कभी भी किसी को मना नहीं करता मदद करने से। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मदद करने के चक्कर में दूसरों की मदद ही करता रहता है और अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, ऐसा भी है वो। और उसने काफ़ी चीज़ें ऐसी मतलब अचीव कर ली ज़िंदगी में, जो टाइम से पहले उसको मिल गई थी। इतनी शोहरत उसको मिल गई, इतनी अचीवमेंट्स मिल गई, ये पैसा कैश मतलब इनाम जीत वीत के उसने सब बना लिया। उसको उस वक्त शायद इन चीज़ों का मीनिंग भी नहीं पता था। और ये है कि उसके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल था शायद, कि उसने अपना आप को बिगाड़ा नहीं, और प्रिंसिपल्स जो थे वो अच्छे से फॉलो किए अपने माँ बाप के सिखाए हुए।
और दूसरा ये कि उसके अंदर बड़ी तमीज़ थी इस बात की कि आपको ना अच्छा और बुरे के अंदर ना जो पाथ होते हैं उसमें आप बड़ा मोहतात रहा था वो। तो शाहनहाल ऐसा बंदा है, और मेरे ख्याल में आगे भी वो यही देखना चाहते हैं कि अगर हाँ, कि अगर कोई उसके सामने भी कोई बच्चा उसके मतलब जैसे कभी देखते हैं ना हम कि यार मुझे अपना पास्ट इसमें नज़र आ रहा है, तो वो क्या करता है शाहनहाल के सही है उसको पकड़ के ना मेंटोर करके बोलता है कि यार तुम बहुत ज़्यादा चीज़ के काबिल हो, और उसके ऊपर ना फिर वो नॉकिंग करता रहता है उसको, उसका ज़मीर खटखटा रहता है कि तुम आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करो, टाइम नहीं ज़ाया करो। अच्छा, तो शाहनहाल मतलब अगर इतनी छोटी एज के अंदर बंदे ने इतना बड़ा वो सोच लिया हो कि मतलब अच्छा हाँ ये एम अचीव करना है, तो वो उसका एक बर्डन नहीं होता बचपन के ऊपर ही? आपका बचपन वो वैसा आम बच्चों के जैसा और वो सारा कुछ, ये कैसे मतलब मैनेज किया था, या मतलब वो एक बर्डनफुल फील नहीं होता थोड़ा सा? बर्डन इंसान को ना तब फील होता है जब वो किसी चीज़ को तब कर रहा हो जब उसको मज़ा ना आ रहा हो, किसी मजबूरी के तहत कर रहा हो कोई काम। मेरे ख्याल में हर इंसान ठीक की है। अल्लाह ताला ने एक डिज़ाइनिंग मखसूस बनाई है, उसकी सोच की, उसकी अप्रोच की और उसकी आदतों की। तो उन आदतों की बेसिस पे ना जब जो कहते हैं ना कि एक पैशन होता है इंसान का करने का, तो अगर आपको उसमें मज़ा आ रहा है चीज़ में, तो मेरे ख्याल में आप बर्डन फील नहीं करोगे। तो मैं भी जिस तरह लोगों की जब मदद करता हूँ तो मुझे उसमें ज़्यादा मतलब खुशी होती है क्योंकि उसको रिवॉर्ड जो है ना वो बड़ा मज़े का होता है। मिसाल के तौर पे जो कॉर्पोरेट्स बड़ी बड़ी है, एक CSR नाम की एक चीज़ होती है, यानी कि दुनिया में एक 1970s में कॉन्सेप्ट आया कि एक बड़ी बड़ी कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज जो है ना अब CSR का बजट रखेंगी ताकि जो वो लोगों से कमा रही हैं उन पे भी इन्वेस्ट करें, जो गरीब लोग हैं या फिर जो गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद से 70s के बाद ये देखा गया कि जिन कंपनी ने CSR को इनकॉर्पोरेट किया अपने बिजनेस के अंदर वो ज़्यादा तरक्की करना शुरू हुई, तो जिसमें कोका कोला, पेप्सी, ये सब लोग शामिल है। तो इसी तरीके से जो इंसान का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ना वो यही है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब इंसान पहुंच जाता है ना इस मकसद पे कि मेरा क्या मकसद है, तो उसका मकसद बेसिकली गिविंग बैक टू द पीपल ही होता है। और मेरे ख्याल में जितना जल्दी इंसान को ये रियलाइज होता है उतना ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इसका जो रिवॉर्ड है ना, अब मिसाल के तौर पे आप मुझे बताएं कि आप जो है खड़े हुए, आपने किसी बच्चे को जो है ना मतलब ग्रो होता हुआ देखा, आपने उसका स्टेज 1 देखा कि वो बच्चा किस लेवल पे था, स्टेज 5 तक जब वो पहुंच जाए और वो वापस आकर या आपको ना बताए लेकिन कहीं पर खड़ा हुआ है और वो ये बात कर रहा है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बिलाल भाई का, तो आपके अंदर जो फीलिंग आएगी ना वो एक अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग। तो बेसिकली उस फीलिंग के लिए बेसिकली मैं स्ट्राइव करता हूं। हाँ, सही है। तो शाहनहाल इदरीस जो है, ये शाहनहाल इदरीस बनने में किसका कंट्रीब्यूशन है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। मेजरली जो है मेरे ख्याल में मुझे जो मेजर रिकग्निशन मिली है वो अपनी स्पीचेस और बोलने की सलाहियत की वजह से मिली है। और मेरे ख्याल में मेरा इसमें इतना कमाल नहीं है कि क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल इसमें गुजारी है, बहुत मश्क जिसको कहते हैं वो उन्होंने की है। और ऑब्वियसली वो हेरिडिटरी मेरे अंदर बहुत सारा हद तक आ गई है। अगर मिसाल के तौर पे ही स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, ही वेंट टू 50, तो मैंने जो है ना 50 से और या 40 से स्टार्ट किए है, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया। मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस पहले से ही मिल गया, तो उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। तो नज़र आ रहा था। और दूसरी बात अम्मी है। तो आपके वालिद जो थे वो डिबेटर थे? जी बिल्कुल, उन्होंने अपने टाइम पे बहुत डिबेट्स की थी। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यूनियंस और सारे एक्टिव चीज़ें थी ना ये, तो ये पॉलिटिकल पार्टी सब एक्टिव थी, तो वो हर वक्त कॉम्पिटिशन होते रहते थे। हफ्ते में 11-12 कॉम्पिटिशन हो रहे होते थे। एक्सपीरियंस होता। अच्छा, मुझे मैं एक बड़े मज़े की बात करने लगा हूँ, सो मुझे होप है कि मतलब आपके चेहरे पे भी थोड़ी सी स्माइल आएगी। 24 जून 2017 क्या है ये दिन आपके लिए? ये एक बड़ी मेरे ख्याल में वन ऑफ दोज डेज इन माई लाइफ वेयर माई आइडेंटिटी वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड। मतलब आई नेवर न्यू कि इस दिन का इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा मेरे ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि दिस वॉज द टाइम व्हेन आई गॉट सोशल मीडिया के ऊपर फेम, व्हेन आई गॉट इन एक्चुअल लाइफ के ऊपर फेम, और पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी ऑन द स्ट्रीट्स। ठीक है, मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, लोग जो है
ऑब्वियसली जब आपको लोग देखते हैं ना, तो वो एक, अगर उस नज़र से देखते हैं आपको पहचान गए तो एक अलग नज़र होती है। तो मैंने वो चीज़ फील होना शुरू हुई मुझे, तो कम्प्लीटली मेरा एक ना जाविया ही चेंज हो गया लाइफ का। मैं एक नॉर्मल बंदा अब नहीं रहा था, क्योंकि अब जो है मैं नोटिस हो रहा था। और मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी मैंने बाद में सीखी उसी दिन, कि अब से जो मैं करूँगा वो नोटिस हो रहा है, और अब आपने कोई ऐसी गलती नहीं करनी जो बुनियादी इंसानी उसूलों के ख़िलाफ़ हो या प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ हो। ऐसी कोई गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको लोग लुक अप टू करते हैं, अब आपसे लोग इंस्पायर होते हैं। तो आप ऐसा काम करें कि जब आपको लोग कॉपी कर रहे हो ना, तो वो भी अच्छा काम करें। मतलब आप बुरा भी कर सकते हैं, आप बुरा करें, लोग आपको बुरे में कॉपी करेंगे क्योंकि वो आपको इंस्पिरेशन मांग रहे हैं। तो वो चीज़ मैंने उस दिन सीखी थी, और वहाँ से मेरा जो एक कॉन्सेप्ट आया मेरे जहन में अपनी पर्सनालिटी को लेके, कि मैंने अब से एक मज़ीद डाउन टू अर्थ इंसान बनना है, मज़ीद हम्बल, और मज़ीद लोगों से इंटरेक्ट करना है और लोगों की हेल्प करने की कोशिश करनी है। मैं वैसे वो दोबारा देख रहा था, वो वाला मोमेंट मैंने सारा कुछ जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मैंने वो दोबारा देखा। वैसे मैं स्पीचेस वगैरह तो सुनता रहता हूँ फिर यूट्यूब वगैरह पे, तो मैं देख रहा था। तो वन मोमेंट मतलब ना, जब अभी अनाउंसमेंट होने वाली थी और आप थे और साथ उम्मे फरवा थी, तो मतलब ऐसे वो, और ऊपर से इकरार भाई लोग जो है वो सस्पेंस क्रिएट करी जा रहे थे बदामी भाई। तो एकदम से कैमरा गया तो आप दोनों हंस रहे थे, आप और उम्मे फरवा। मुझे वो जोक सुनना है, वो कौन सा जोक था जिस पे आपको इतने क्रिटिकल टाइम पे हंसी आ रही थी? वो अब देखें, आप मेरा मिजाज देखें। अब ये बेसिकली इससे पहले भी मैं एक दफ़ा कंपटीशन तो जीत चुका हुआ था जियो पे ही। तो मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट पहले तो ये है कि मैं जियो पे 2015 में जीत गया था। 2016 में मैं ARY के फर्स्ट राउंड के अंदर जो स्पीच मेरी हुई उसके 2 मिलियन व्यूज़ होने वाले, और उस राउंड में मैं हार गया था। तो जाहिर सी बात है अब लोगों का रिएक्शन ये है कि यार ये तो जीता हुआ बंदा पहले राउंड में आ गया। अब तीसरे राउंड, अब इस दफ़ा मैंने बोला था अब तो कुछ भी हो जाए ना, ऐसी स्पीचेस करूंगा साला सब याद रखेंगे, एक एक राउंड की स्पीच हर को सबको ना मिलियन पे लेके जाना है, मतलब इस तरह की एक सोच थी। तो उम्मे फरवा के साथ ये हुआ था कि जब कंपटीशन चल रहा था, सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, तो मतलब हमें इतना एतमाद तो हो गया था कि मतलब मैं अगर पूरी प्रिपरेशन के साथ जाऊंगा तो हारूंगा तो नहीं, ठीक है, ये मुझे अपने ऊपर एतमाद था। उम्मे फरवा का एक दिन मुझे मैसेज आया था फर्स्ट या सेकंड राउंड क्लियर होने के बाद। तो उसमें वो कहती है मुझे कि यार अल्लाह करे हम दोनों में से कोई एक बंदा जो है ना गाड़ी जीते। तो मैं हंस रहा था, मैंने मैसेंजर पे उसको बोला कि देखो चलो अल्लाह करे तुम्हारी जुबान मुबारक हो जाए, ठीक है। तो अब ना मुझे ना उस मोमेंट पे स्पेसिफिकली वो चीज़ याद आई। तो मैंने उम्मे फरवा को जो है ना, उसको मैंने कान में बोला कि तुमने बोला था ना कि देखो हम दोनों में से कोई जीते, तो देखो अल्लाह ने तुम्हारी जुबान जो है ना वो मुबारक करती है, और हम दोनों में से कोई जीतने वाले हैं अभी। तो वो भी हंस रही थी, लेकिन मैंने बोला कि देख लो अब कौन जीतता है, इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो इस पे हम हंस रहे थे। तो वो पॉइंट ये था। सही है, वो बहुत क्यूट पॉइंट था। अच्छा, और फिर जब इकरार भाई जो आपका दिल की धड़कन चेक कर रहे थे और वो सारा कुछ, दैट ऑल सीन मतलब बहुत बहुत क्यूट था वो सारा कुछ। अच्छा, गाड़ी भी जीत ली एक छोटी उम्र में, और फेम भी मिल गया, और फिर मतलब इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई कि मतलब अच्छा हाँ ये है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारा कुछ है। मतलब लेकिन क्या क्या लगता है ये सारा कुछ बनने में, मतलब यानी कि अगर आपको आजकल के दौर में तो फेम वैसे ही मिल जाता है, किसी भी बात पे आपने फेम लेना हो तो वो मिल जाता है। मुझे उस दिन आप शाम को ना लाइव आए थे, तो मुझे एक बात बड़े मज़े की लगी आपकी, कि आपने कहा कि मतलब लोग मांग के गाड़ी लेते हैं और हमने मनवा के गाड़ी ली है। तो वो मुझे बड़े मज़े की लगी। मैंने कहा यार मतलब सीरियसली ये मुझे उस टाइम का याद है, मुझे एक लाइन मतलब वो होती है ना कि याद है, मैं उस टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो मतलब ये मतलब कैसे बनता कैसे ऐसा इंसान के, मतलब यानी कि जिसको इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाए कि अच्छा फेम आ गया तो अब लड़खड़ाना नहीं है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अब ऐसे करना है वैसे करना है। बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना, सबसे पहले तो इस लेवल तक अचीव करना, ये मेरे ख्याल में हर एक की अपनी अपनी एक जर्नी होती है, और वो जर्नी सबकी बहुत ज़रूरी होती है। किसी की जर्नी किसी से कंपेयर नहीं हो सकती, सबसे पहली बात तो ये है। हर किसी के लिए सर्कमस्टांसेस अलग हैं, हर किसी के लिए फैक्टर्स अलग हैं। उनकी जो जर्नी होगी, किसी की भी जर्नी जो होगी ना, चाहे जितने आप मशहूर इंसान आप उठा के देख लें, मशहूर से मुराद के अकम्पलिश्ड जिसको कहते हैं इंसान, जिसने कोई मनवाया है अपने आप को, उसने कुछ किया है,
तो उसके पीछे आपको ज़रूर नज़र आएगी एक स्टोरी, एक कंटिन्यूअस स्लीपलेस नाइट्स का एक साइकिल, एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल अपने आप के साथ, एक कंटिन्यूअस बैटल जिसमें उसने अपने आप को चेंज किया हो, बार बार अपने आर्ट को चेंज किया हो, क्राफ्ट की जो है ना सेटिंग है उसको चेंज किया हो, और कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव करने की जो बैटल है वो करता रहा हो। ये तमाम फैक्टर्स जब इंक्लूड होंगे ना तो फिर एक इंसान की एक कोई अचीवमेंट बनेगी। ऐसे ही इंसान कुछ अचीव नहीं कर सकता। मैं कोई भी शॉर्टकट के ज़रिए कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकता। हो सकता है कि मेरा नसीब इतना अच्छा हो जाए कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, किसी चीज़ को हासिल करने में मुझे मिल जाए, लेकिन उसी चीज़ को वापस मैं हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बार तो मेरे लक ने साथ दे दिया, दूसरी बार लक मेरा साथ तब तक नहीं देगा जब तक हार्डवर्क नहीं होगा मेरे साथ। तो ये बड़ी ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में शायद जियो वाली जो मेरी विन थी ना, उसमें मुझे लक ने थोड़ा सा फेवर कर दिया। वो मेरा नसीब भी बड़ा, आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। मेरा कंपटीशन का जो फाइनल का टॉपिक है वो है कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। दिस इज सच अ स्टूपिड टॉपिक। इसके ऊपर क्या स्पीच बनेगी बनने, मतलब आई वॉजेंट इवन श्योर कि मैंने जो अभी लिख के मैं जो डिलीवर करने वाला हूँ ये पॉइंट हिट भी करेगा या नहीं करेगा, लेकिन नेचुरली एक अल्लाह ताला की तरफ से वो हिट हो गया। अगर वो नहीं होता तो फेल हो जाना था ना, तो वहाँ पे मेरे लक ने साथ दे दिया, वो ऑडियंस को पसंद आ गया। अगर यही चीज़ मतलब एक बार जीतने के बाद मैं एयर वाइब पे फाइनल में नहीं जीतता वापस से, तो मेरा जीतने का मकसद भी यही था। मैं लोगों को ये साबित करना चाहता था, अपने आप को भी ये साबित करना चाहता था कि यू डिडंट विन जस्ट बिकॉज ऑफ लक, यू डिड हार्ड वर्क। सही है, आपने स्ट्रगल करके अपने आप को इम्प्रूव किया है, जब भी आप जीते हो। और ये एंडोर्समेंट आ गई, तो ये चीज़ है। और दूसरा जो आप फैक्टर कह रहे हैं ना कि ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है और ये सारी चीज़ें, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर सर्कल। आप किस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं, आपकी परवरिश कैसी होती है। और परवरिश सिर्फ माँ बाप नहीं करते, परवरिश आपके सराउंडिंग और एनवायरनमेंट भी करते हैं। तो व्हाट एनवायरनमेंट यू चूज टू लिव इन और व्हाट एनवायरनमेंट आर यू लिविंग इन मजबूरी में भी, तो वो चीज़ें आपको ना एज नरिश करती हैं आप जब बड़े होते हैं। सही है। अच्छा, ये वो वैसे अच्छा टॉपिक तो जो है ना, आपको वो आप टॉपिक की बात कर रहे हो ना, बिजली बड़ी है मेरे अंग अंग में, तो टॉपिक तो जो ARY डिबेट था वो भी बड़ा ऐसे था, अमीर शहर को नवीद हो हम बेवकूफ़ हैं। वो आपने इतना मज़े का जोड़ा, और फिर जनाब गोलियों पे गोलियां आती रहीं कि अमीर शहर को नवीद हो हम बेवकूफ़ हैं, ये बात वो बात वो बात, वो बड़ा मज़े का था। तो अच्छा, ये स्पीच लिखने का प्रोसेस क्या होता है आपका? स्पीच लिखने का प्रोसेस मेरा ये होता है कि पहले ज़्यादा लिखते थे, अब तो खैर बहुत आगे बढ़ गए हैं, स्पीचेस से आगे बढ़ के अब जजमेंट वजमेंट करते हैं। लेकिन जब स्पीच लिखा करते थे उसमें आई ट्राई टू फिगर आउट कि मैं नई डायमेंशन क्या बना सकता हूँ इस टॉपिक के अंदर, कि जो यूनिक लगे। ट्रेडिशनली मैं कोशिश हमेशा ये करता था कि कन्वेंशनल मीनिंग जो है ना उसका, या तो कन्वेंशनल मीनिंग को चेंज करूँ, और अगर बिल्कुल ही मुश्किल है कन्वेंशनल मीनिंग को चेंज करना तो फिर ऐसी डायमेंशन सोचूं इस टॉपिक के साथ, कन्वेंशनल सोच के साथ ही एक ऐसी डायमेंशन हो जो शायद कभी किसी ने सोची ही ना हो, या एटलीस्ट जहां मैं जा रहा हूँ वहां पे लोग इतना ना सोच सकते हो, ताकि जब आप स्पीच करने जाओ तो आप बहुत यूनिक आइडेंटिफाई हो जाओ। तो ये बड़ा एक मेरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता था हमेशा। प्री राइटिंग स्पीच जो है वो उस टॉपिक को पूरा खंगालते थे और उसकी रूट्स मालूम करते थे कि किसने लिखा है, अगर शेर है तो किसने लिखा है, ठीक है, अगर टॉपिक है तो इससे रिलेटेड क्या क्या बातें आजकल करंट अफेयर्स में चल रही हैं, और दूसरा हिस्ट्री में क्या चल रही है। तो मैं ये कोशिश करता था। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की, बच्चे क्या करते हैं कि ना वो हिस्ट्री के रेफरेंसेस उठा उठा के एक स्पीच बना लेते हैं और एक अच्छी स्पीच बन भी जाती है। मैं भी बना सकता हूँ, वो स्पीच इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तक आप उसको रिलेटिव नहीं बनाएंगे ना जो करंट ऑडियंस देख रही है। मिसाल के तौर पे हम माशरती इस वक्त ऑब्वियसली सबको ये बात पता है, एक्सेप्टेड फैक्ट, माशरती जवाल की तरफ हैं हम इखलाकी जवाल की तरफ हैं। तो अगर आपके सामने कोई बंदा ये बात करेगा ना कि इंसान की इंसानियत का जनाजा उस वक्त उठ गया था सदर अली वक़ार, जिस दिन एक माँ ने अपने बेगुनाह बेटे के लाश पे खड़े होकर ये कहा था कि हाँ अगयार ठीक कह रहा है, गुनाह मेरे बेटे का ही था। अब यहाँ से ये जो बात अभी मैंने कही है ना, तो लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई गुनाहगार लोग जो है ना
चाहे जितना ही गुनाह कर रहे हैं, लेकिन आप उन पे इल्ज़ाम इंसाफ नहीं मांग सकते। तो जब आप इस तरह की बात करें, लोग रिलेट करेंगे। अब इसमें कोई रेफरेंस, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी बात है जो जनरली लोगों के दिल पे जाके हिट करेगी। तो आप इस तरह से, मतलब इस तरह के जुमले कंस्ट्रक्ट करें, क्रिएटिव आए और लोगों से रिलेट करें। जब तक आप लोगों के दिल पे जाके टच नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी स्पीच में मज़ा नहीं आएगा। तो मेरी कोशिश यही होती थी। और फिर बहुत ड्राफ्ट बनते हैं मेरी स्पीचेस के, इतने ड्राफ्ट होते हैं कि आप सोचें, मैं स्पीच लिख के विदाउट एनी स्टाइल उसका पहले टाइम करता हूँ। टाइम 5 मिनट आ रहे, 6 मिनट आ रहे, 4 मिनट की मिसाल के तौर पर स्पीच है, तो उसके अंदर से फिर जो निकालना है ना, वो सबसे मुश्किल प्रोसेस होता था कि आप आर्ट में से अपनी लिखी हुई चीज़ में से निकालते गए। वो बहुत टफ टास्क होता है कि आप या तो 2 पैराग्राफ की ऐसी जामे या 4 लाइनें बना लो, ये बहुत मुश्किल काम है, तो इसके अंदर ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये है। और आई ट्राई टू एंड माई स्पीचेस किसी ऐसे अंदाज से कि एक सर्कल बन जाए स्पीच का, कि जहाँ से पॉइंट मेरी स्पीच का स्टार्ट हुआ था ना, स्पीच आके वहाँ पर वापस एंड भी हो, ताकि लोगों को समझ में आए कि चीज़ कंक्लूड भी है ना। इसने अभी जहाँ से शुरू में ना एक खतरनाक बात कही थी ना, वो एंड में, जैसे अभी मैंने आपके सामने ये बात की ना कि लाश पे खड़े होके जो ये कह रही है, तो आगे जाके जो है ना आखिर में शायद भाई ये बात कह लें कि और अगर इंसान ने इंसानियत का जनाजा नहीं उठाया, तो एक दिन मुझे वो देखना है कि जब किसी लाश के ऊपर माँ खड़ी हो और कह दे, या अल्लाह मुझे आज इंसाफ मिल गया। मतलब ऐसे मैंने अभी एक बेसिक, एक अचानक से अजीब सी बात कर दी। तो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्ट होके ना बात कनेक्ट हो जाए, वहाँ से कुछ हो जाए बस। तो उस पर जब थॉट मेकिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ बन सकता है। तो बेसिकली ये मेरा आइडिया या स्टाइल होता है। अच्छा शानिहाल इदरीस, आप मुझे ये बताएं कि ना स्टेज फ्राइट आपके लिए क्या है? हर इंसान की एक अपनी कंफर्ट जोन होती है, और मेजरली बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने कामयाब भी देखे हैं और नाकामयाब भी देखे हैं, जिनको स्टेज फ्राइट होती है। मतलब दिस इज़ अ म्यूचुअल फीलिंग जो दोनों तरह के लोगों में शामिल है। तो अब का जो ज़माना आया हुआ है ना, उसके अंदर एक्सट्रोवर्टनेस एक बहुत मेजर रोल बन गया है आपकी सक्सेस के अंदर। अगर इंसान ज़्यादा लोगों में कनेक्ट नहीं कर पाता, अपनी पर्सनल लिंक्स डेवलप नहीं कर पाता, तो फिर वो पीछे रह जाता है बहुत सारी रेसेस के अंदर। इस वक्त का जो दौर है स्पेशली उसके अंदर, तो स्टेज फ्राइट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान जो है ना, बिल्कुल हक्का बक्का आप जाके स्टेज पे ना, उसको इस बात का बेसिकली वो कॉन्शियस हो जाता है स्टेज पे जाके कि लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं कोई गलती ना करूं। ये स्टेज फ्राइटनेस है। जिस दिन इंसान इस बात पे आमादा हो गया ना कि एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका आ जाए कि यार मैं गलत बात नहीं करूंगा, ठीक है, या दूसरी बात अगर वो कोई डिफरेंट ओपिनियन दे भी रहा है तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो बहुत सारे लोगों के सामने उसको प्रेजेंट कर सके। तो ये 2 चीज़ें जब हो जाएंगी ना, तो फिर उसके अंदर से स्टेज पे जाकर बोलने का खौफ खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल में आज के दौर में। तो अच्छा, आप कैसे मैनेज करते थे? मतलब रमज़ान का टाइम है और अफ्तारी मतलब बिल्कुल करीब करीब का टाइम है, अभी जाना है स्टेज के ऊपर, ARY पे आ रहे हो आप, और पता भी है कि लाइव आ रहे हो यार, तो वो कैसा मोमेंट होता था स्पीच करने से थोड़ी देर पहले कि अभी बोला जाएगा जी अभी आते हैं शानिहाल इदरीस, तो आप माइक पे हो, और ये सेंस तो होती थी ना कि मतलब यार अभी जो गलती हुई ना वो तो पूरे पाकिस्तान में नोटिस हो गई। इस बात का खौफ होता था, क्योंकि आप वैसे ही एक एस्टैब्लिश्ड स्पीकर हो, आपको लोग पहले भी टीवी पे देख चुके हैं और आपको लोग फिर से देख रहे होंगे। उनकी एक्सपेक्टेशन का बार इतना ऊपर हाई हुआ होगा कि यार ये अभी ना किल करने वाला है स्टेज के ऊपर, ऐसी तबाही स्पीच। अभी बोला भी कुछ नहीं है, लेकिन बोलने के नहीं, जहन में कुछ अच्छा ही बोलने वाला है भाई। तो उस वक्त ना आपके जहन बहुत, आपका दिमाग ना अलग अलग चीज़ें सोच रहा होता है। तो मेरे ख्याल में जो प्रोसेस उस वक्त होता था वो यही था कि माइंड अपना क्लियर करता था मैं, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर हूँ, मेरे सामने एक इंसान बैठा है जो जज है, उसको मुझे कन्विंस करना है कि मैं एक अच्छी बात करने वाला हूँ। ये 2 लोग जो बैठे हैं इनको बहुत कन्विंस करना है अच्छे तरीके से। और मुझे इस वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अभी मुझे 10 लाख या करोड़ों लोग सुन रहे हैं।
मेरा प्रोसेस ये होता था, मैं उसको एज अ नॉर्मल ऑडियंस, दो मेरे जो बड़े बैठे ना उनको मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ, एज अ ट्रीट करके स्पीच करता था। सही है, ये तो बहुत ही सिंपलीफाई हो गया ना कि मतलब वो लाखों हाँ, करोड़ों आप लोगों से फोकस कर आप लेना, 2 लोगों में ये आ सबसे गए। अच्छा तरीका है। आप जितना ज्यादा कॉन्शियस होंगे ना कि 10 लाख लोग हैं, 10 लाख ओपिनियन है, उतना ज्यादा आप परेशान होंगे कि यार मैं अब कहाँ, मैं करोड़ों लोगों में से एक छोटा सा फर्द क्या बात करूंगा इनके सामने, और मेरी क्या औकात या क्या हैसियत है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले तो बड़ा टाइम लगा है डेवलप करने में, कि भाई मैं जो बात करने वाला हूँ ये बहुत तगड़ी बात है, और मैं तुम लाखों करोड़ों से बहुत बेहतर इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और तुम मजबूर हो मुझे सुनने के लिए। तो ये कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है। क्या लगता है ये कॉन्फिडेंस बनाने के लिए? मेरे ख्याल में थोड़ा सा नार्सिसिज्म होता है इसके अंदर कि आप जो है खुद पसंद बन जाए थोड़े से, कि मेरी मेरी सोच अच्छी होती है, सही होती है। इसके अंदर अपने नुकसान भी है, कभी कभी इंसान गलत होता है पर वो गलत नहीं मानता। और ये यूजुअली होता है कि हम डिबेट जब नए नए स्टार्ट करते हैं ना, तो हम ना अपने आप को वैसे ही अफजल समझ रहे होते हैं हर किसी से, कि अब ये क्या बात करके हमें बताएंगे। मतलब हम टीचर्स से भी बोल रहे थे, अबे इनको क्या पढ़ाने आता है, हम असल रिसर्च करते हैं, इनको क्या पता कुछ जिंदगी का, हम बताते हैं। फिलोसफी हमने पढ़ी, डिबेट्स हमने पढ़ी है, करंट अफेयर हमें पता है। तो वहाँ पे जो है नार्सिसिस्ट जो सोच है वो आपके ऊपर सवार होने शुरू हो जाती है। बेसिकली आपको उस वक्त कंट्रोल करना होता है। तो वो भी एक प्रोसेस है, एक दो आपको ना ठोकरें लगती हैं जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन, अपने से ऊपर की कोई चीज़ नजर आती है ना, जब तब आपको कोई इंसान आके ठीक करता है, बेटा सही है आप बहुत ज्यादा हवा में उड़ना शुरू हो गए। लेकिन वो एक एक्सटर्नल फैक्टर जरूरी है, मतलब आपका अपना जो है ना वो आपको नहीं रोक सकता अपने उसकी, ये जो आपकी उड़ान जो अचानक से ऊपर हो गई ना, इसके अंदर अपना अपना नहीं रोकेगा, कोई अलग से बंदा आएगा बाहर का और वो आपको एक्चुअली रियलाइज करवाएगा कि आप जो है ना तुम अपनी लिमिट से बाहर आ गए हो, अपनी लिमिट में वापस आना शुरू हो जाओ। अच्छा, जब फाइनल का कंपटीशन था तो रात को नींद आ गई थी? यार नींद नहीं आई थी, सच्ची बात यही है। लेकिन ये कि मजबूरी ये थी कि ना, मतलब अगर आप रेस्ट करके नहीं जाओगे तो फिर परफॉर्मेंस आपकी वो होगी, अफेक्ट होगी। तो नींद नहीं आती, जाहिर है। मतलब आप सोचे, मतलब मेरी ना आलम ये था, ये खैर मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ। आलम ये था कि मैं इतना कॉन्फिडेंट था, हालांकि मुझे पता भी नहीं है कि मेरा क्या फाइनल में टॉपिक आने वाला है, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं फाइनल के बाद, जीतने के बाद जो स्पीच करने वाला हूँ, मैं ये सोच रहा था मैं उसमें क्या बोलूँगा। तो जब मैंने ये सोचना शुरू किया ना, तो मुझे मेरे घर में लोगों ने बोला कि बस बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, लेकिन ऐसे भी नहीं करो, मतलब ठीक है कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने कहा कि यार क्या पता जीत जाए, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है जीत जाएंगे। तो खैर, लेकिन मतलब वो हाल था। तो कंटिन्यूअस थॉट्स, मतलब एक के बाद एक सिनेरियो बने जा रहे हैं कि यूं टॉपिक आ जाएगा ना तो मैं ये कर दूंगा, मैं फिर ये कर दूंगा और ये हो जाएगा, और मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ स्टेज के ऊपर अलग अलग तरीके के स्पीचेस देते हुए। और एक तो ये तो बात सही है। दूसरा मसला, मैं ये सोच रहा हूँ कि दूसरों की स्पीचेस पता नहीं जो है ना ऐसे खराब हो जाए, उसके साथ ये हो जाए वो हो जाए, वो एक वो होता है ना कि तो खुद नहीं फर्स्ट पे जल्दी लाइन क्रॉस कर सके, दूसरा देर से पहुंचे, ताकि हम जो है ना किसी तरीके से जल्दी आगे पहुंचे। खैर, तो ये भी एक अलग अलग थॉट्स चल रही होती हैं, तो अलग अलग सिनेरियोज चल रहे होते हैं, तो नहीं आती नींद। अच्छा, वैसे ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि अच्छा हाँ हम तो किसी के बारे में गलत नहीं सोचते थे, या ऐसा नहीं? बड़े मज़े की बात है कि कोई बंदा इतना इस्टेब्लिश हो और ये अचीव करने के बाद ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हो कि अच्छा हाँ मैं सोच रहा था कि दूसरों की ख़राब हो जाए। यार मेरे ख्याल में तो हर किसी को ये थोड़ा बहुत ना ज़हनी फतूर जो है, शैतानी सोच आती ही आती है कि ना ऐसा हो जाए। तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है, आप सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है ना, कोई परफेक्ट तो नहीं है। अच्छा, ये फियर ऑफ जजमेंट ये होता था कभी कि मतलब यार अभी मैं मतलब स्कूल में पढ़ रहा हूँ या कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मैं अभी स्पीचेस आके करूँगा तो फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह वो सर्कल में या लोग मुझे जज ना करें या कुछ गलत हो गया या कुछ ऐसा हो गया? मेरी अप्रोच शुरू से इस बारे में एक ये थी कि आप जिस तरह से अपने आप को देखते हैं ना, उसी तरीके से लोग एवेंचुअली आपको देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मैंने हमेशा से अपने आप को एक अच्छा इंसान, ये एक ऐसा इंसान जो एक ऐसी चीज कर रहा है जो इंटेलेक्चुअल का काम है, मैंने ऐसे ही देखा है। और मैं हमेशा से जब भी इस आर्ट के बारे में बात भी करता था किसी से भी, तो
तो इसी तरीके से बात करता था कि एक बहुत रिस्पेक्टेड फील्ड है और इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो सकती किसी भी तौर पे। और दूसरी बात ये कि एक और चीज़ जो मैं प्रैक्टिस करता था कि मैं कोशिश करता था कम से कम अपने मुंह से अपने बारे में बात करूं और अपनी फील्ड के बारे में बात करूं। जब आप नॉर्मल लोगों में बैठे ना, जैसे जो लोग आपके पुराने दोस्त होते हैं जिनके सामने आप डिबेटर बने हो, उनको नहीं सुनना आपने डिबेट में क्या सीखा क्या नहीं सीखा, और उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, उनकी ज़िंदगी का एक डायरेक्शन ही अलग है। जब तक वो आपसे बात नहीं कर रहे ना इस बारे में, तब तक आप बात नहीं करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। जो लोगों की ना दोस्तियां चेंज हो जाती हैं और पुराने दोस्त खराब हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपने बारे में इतने सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होकर हर वक्त बातें कर रहे होते हैं कि उनके दोस्त तंग आ जाते हैं, बोलते हैं यार इसकी मतलब सही है, तू चला गया, जीत गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मतलब हमने देख लिया एंड वी आर हैप्पी, और वो फेस खत्म हो गया, बस अब उससे बाहर आ जाओ। उनके लिए तो तुम नॉर्मल दोस्त है ना। तो वो चीज़ अगर आप निकाल देंगे ना तो योर लाइफ विल बी ईजी। इससे आपके अंदर हलीमी भी आएगी, आप डाउन टू अर्थ रहेंगे। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ मैं ये फॉलो करता था, और इसकी वजह से एक नुकसान मुझे हुआ है, वो भी मैं बता देता हूँ कि आई एम वेरी बैड एट राइटिंग माई ओन यूलॉजी। यानी मैं सेल्फ प्रेजिंग नहीं मुझे आती कैसे करते हैं, या जब मुझे लिखना होता है ना अपने आप का इंट्रोडक्शन कि यार मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, उसमें मैं ना वो हो रहा होता हूँ, रेजिस्ट कर रहा होता हूँ कि यार ये बात ओवर तो नहीं हो रही ज़्यादा अपने बारे में। क्योंकि मैंने देखा है लोग 2 कंपटीशन भी जीतते तो लिखते हैं वन फर्स्ट प्राइज इन ऑल कराची स्पीच कंपटीशन। तो मैं बोलता हूँ यार ये मैं 150 बार तो नहीं लिख सकता वन फर्स्ट प्राइज, तो इसमें मैं क्या लिखूँ, मुझे तो ये कंपैरेटिवली मैं क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं है। मुझे पीछे इतना कुछ नज़र आ रहा है, वो जो हाँ सारे फर्स्ट प्राइज और पता नहीं कहाँ से वो नॉर्मलाइज हो गया ना, जो चीज़ नॉर्मलाइज हो गई वो मैं क्या लिख के किसी को बताऊं कि ये मेरी अच्छी चीज़ है। बस सही है तो है, खत्म हो गई, मतलब उसकी आप सोचें इतना नॉर्मलाइज हो गई कि अब उस वर्थ ही नहीं आ रही। अच्छा शानिहाल, जब इतनी छोटी सी एज में बंदे ने इतना कुछ अचीव कर लिया, वो जो आम बंदों के लिए नहीं होता, तो वो थ्रेशोल्ड तो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा ना। तो अभी एम्बिशंस क्या हैं कि मतलब जो लगता है कि यार ये करूँगा तो फिर अब मज़ा आना शुरू होगा, क्योंकि अब तो ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, तो इनकी दफ़ा तो वो जो होता है ना कि वो मज़े वाली फीलिंग नहीं आती होगी इतने कि यार कुछ। अब नई एम्बिशंस क्या हैं? ये एक बड़ा मुश्किल इसका मैं सवाल का जवाब दूंगा कि बहुत सारी चीज़ें जो शायद लोग 20-20 साल में इमेजिन करते थे कि वो करेंगे, वो मैंने पहले से कर लिए हैं। मिसाल के तौर पे लोग अपनी लाइफ सेविंग्स लगा देते हैं गाड़ी बनाने में, अपनी गाड़ी ख़रीदने में। मैंने 2-2 गाड़ियाँ खरीद ली, तो मतलब मैं वैसे ही इतना ऊपर चला गया थ्रेशोल्ड के अंदर कि अब ना एक मुझे प्रॉब्लम होता है कि जब भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं जॉब के ऊपर जाऊँ, तो मुझसे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती कि जो है ना मतलब जहनी तौर पे एक प्रॉब्लम जो आता है वो ये आता है कि मुझसे ऊपर जो लोग होंगे ना इंटेलेक्चुअली और एक्सपोजर वाइज हो सकता है मुझसे कम हो। और ऐसा मैंने देखा है लोगों को कि मतलब वो 30-30 साल के लोग हैं, लेकिन उनसे जब आप बात करते हैं तो ना डेप्थ है उनकी बातों में, ना नज़रिया है ज़िंदगी का। हाँ एक्सपीरियंस होगा जाहिर है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बारें देख ली ज़िंदगी की और ज़्यादा चीज़ें देख ली होंगी, लेकिन जो एनालिटिकल स्किल्स है ना चीज़ों से सीखने के, वो नहीं है उनके अंदर। तो मुझसे ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा। तो मैंने सोचा कि अब कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए कि ज़्यादा लोगों में मैं अपनी बात मनवा सकूं, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आई एम वेरी गुड एट मेंटोरिंग पीपल, और मैं लोगों को उनकी स्किल्स आइडेंटिफाई करवाने में और उनको पॉजिटिव सोचने में अच्छी तरीके से हेल्प कर पाता हूँ। तो मुझे एक अच्छा तरीका ये मिला कि मैं ये जो YouTube वीडियोस हैं इनके ज़रिए कर सकता हूँ। और नॉर्मल नहीं कि बंदे से बैठ के बातें कर रहे हैं, लोगों को नहीं मज़ा आता है ये देखने में, थोड़ा सा कूल बना के आप ना उसको प्रेजेंट करें। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं उसकी तरफ जाऊँ और वहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस भी है, वहाँ पे ज़्यादा इंगेज करूँ, वहाँ पे अपनी पॉजिटिव वाइब्स को वहाँ पे दिखा सकूँ लोगों को कि ज़िंदगी की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप ज़िंदगी के मैटर्स को लॉजिकली और रैशनली कैसे देखते हैं। आप जो है ना मॉब नहीं बन जाते किसी चीज़ के पीछे। कोई एक नैरेटिव आया है मिसाल के तौर पे सोशल आपकी ज़िंदगी के अंदर, इवन आपके घर में ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर आपकी मिसाल के तौर पे माँ बाप आपसे बात कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रही उनकी बात, तो आप उनसे लड़ोगे नहीं, लेकिन आप उनको किस तरीके से कन्विंस करोगे कि आपसे बात करें वो, कि वो गलत बात कर रहे हैं, आप उनको कन्विंस करोगे कि आपको ऐसे नहीं सोचना, ऐसे सोचना चाहिए। तो वो क्या तरीके होंगे, मतलब ये एक बहुत बेसिक बात है। इससे शुरू करके आप ज़िंदगी के हर चीज़ के जाविये के बारे में बात करें। तो मेरे ख्याल में मेरा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि अब मैं
इन यूट्यूब ऑडियंस के थ्रू, और जहाँ जहाँ मैं दोस्तों को, लोगों को जानता हूँ, वहाँ भी जाकर ट्रेनिंग्स करूँ। और अपने ओपन माइक के जो स्टार्टअप की मैंने जो बात की है, वो उसका हमारा एम्बिशन यही था कि हम लोगों को जाकर ट्रेन करें, सोचने का तरीका जो बेसिकली जितना हमें अच्छा आता है उतना हम उनको सिखा सकें। और बाकी जितनी भी चीज़ों से मैं जुड़ूँ, एटलीस्ट उनके अंदर जितने लोग मुझसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वहाँ पे लोगों को ये सिखा के ज़रूर जाऊँ कि आपने अच्छा सोचना है दूसरों के बारे में और गलत चीज़ों से अपने दूर रहना है। सही है। तो इस तरह से वैसे कोई ऐसे लोग होते हैं ना जिनसे आप बात कर रहे होते हो, जैसे आप कह रहे हो ना कि चलो पेरेंट्स में तो वहाँ पे रिस्पेक्ट का आ जाता है एलिमेंट। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो जहाँ पे आपको लगता है कि यार आप एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि यार वो डेप्थ नहीं है बातों के अंदर, क्योंकि जब इंसान रियलाइजेशन में आ जाता है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होनी शुरू होती है ना, फिर जो जिनको नहीं हो रही होती है आपको नज़र आ रहा होता है कि इनके नहीं, तो फिर उनके साथ रहना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आप करते क्या हो? घर वालों के साथ की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ कि मतलब किसी भी बाहर में या किसी भी फ्रेंड्स के सर्कल में या कुछ इस तरह से। देखिए, इसके लिए ना, अच्छा, मुझे ना बचपन से एक सब्जेक्ट बड़ा पसंद है, साइकोलॉजी का। और मेरी बड़ी बहन जो है वो भी साइकोलॉजी पढ़ रही थी जब मुझे भी साइकोलॉजी बहुत साइकोलॉजी ज़बरदस्त, फिर हमारी बड़ी अच्छी बातें हो सकती हैं। तो हमारी बड़ी बहन एमबीए कर रही थी या बीबीए कर रही थी, उसमें एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट था, तो उसके अंदर उनको केस स्टडीज़ मिलती थी ना, तो मैं उसी टाइम से ना उसमें उनकी हेल्प करता था कि यार इस सवाल का आप इस तरह जवाब लिखें और ये और वो। और उस वक्त मैं खुद 10 क्लास का बच्चा था, ठीक है, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट था उन बातों में, और जो मेरे जवाब थे, शी वॉज टेकिंग एडवाइसेस फ्रॉम मी। इसका मतलब मैं कुछ सही बात कर रहा हूँ या इंटरेस्टिंग बात कर रहा था उस वक्त भी। तो मुझे एक चीज़ जो मैंने अपने आप को जिस पे ट्रेन किया हुआ है वो ये है कि आई कैन अडेप्ट टू एनी टाइप ऑफ सर्कल जो भी बैठा हुआ है। एटलीस्ट अगर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं भी हूँ ना, तो उनको ये फील नहीं होने दूंगा कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर हूँ अपनी। मैं उनको ये फील करवा दूंगा कि आई एम इन देयर कंफर्ट जोन, दे कैन टॉक टू मी। और वो किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, जब आपके पास दुनिया जहान के लोगों से आपने बात की होती है ना, तो हर तरह के आपके पास टॉपिक्स आ जाते हैं, या फिर आप इस तरह के टॉपिक्स आइडेंटिफाई खुद कर लेते हैं जो म्यूचुअल होते हैं हर तरह के लोगों में हमारी सोसाइटी के अंदर। स्पेशली आपकी फैमिली के बातें, आपके कॉलेज के और ये इनके स्कूल्स के मसले, ठीक है, टीचर और स्कूल स्टूडेंट का रिलेशनशिप, ठीक है, और आपके करंट अफेयर्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये इससे भी काफ़ी लोग रिलेट करते हैं। और जो तफरी चल रही होती है, तफरी आप कहते हैं ना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना और ये सब कुछ, तो ये सारी वो कुछ म्यूचुअल पॉइंट है जिसके ऊपर आप हर किसी से कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप किसी आउट ऑफ कंफर्ट जोन या ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लोगों में मज़ा नहीं आ रहा, तो यू डू नॉट इनिशिएट अ कॉन्वर्जेशन ऑन अ टॉपिक, ऑन एन एलियन टॉपिक स्पेशली। आप पहले उनके टॉपिक में खुद इंगेज करने की कोशिश करते हो और फिर उनको कंफर्ट जोन में लाते हो। जब वो आप पे भरोसा कर लेते हैं ना कि यार ये बंदा हमारी कंफर्ट जोन का है, देन यू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड इनिशिएट अ कॉन्वर्जेशन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बेसिकली एडजस्टिंग इनटू अ न्यू काइंड ऑफ सर्कल वेयर इवन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो आप अपने टॉपिक पे लेके आने के लिए पहले उनके टॉपिक पे थोड़ी देर बात कर लेते हो। और यू बेसिकली इवन इफ यू डोंट अग्री टू देम मोरली, तो आप थोड़ी सी देर के लिए इग्नोर करके आप हाँ या ना कुछ भी नहीं बोलते। अगर आप हाँ बोलोगे तो भी गलत हो जाएगा, ना बोल दोगे तो वो आपको वो कर देंगे, डिसइंटीग्रेट कर देंगे। तो इसलिए आप न्यूट्रल रहते हो और फिर आगे जाके अपने नज़रियात उनके अंदर इंस्टिल करते हो आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा भी नहीं कि आप पूरा हाईजेक कर दिया उनको, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो खैर, दिस इज़ माई वे ऑफ एडजस्टिंग इन न्यू एनवायरनमेंट्स। सही है। तो शानियाल आपने इंजीनियरिंग की है ना? आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ना, NED यूनिवर्सिटी से 2019 में ग्रेजुएट हुआ। सही है। तो साइकोलॉजी क्यों नहीं पढ़ी जब बंदे को वो इतनी रियलाइजेशन मैट्रिक में हो? तो हाँ यार, दिस इज़ अ वेरी क्रूशल पॉइंट ऑफ माई लाइफ। और मेरे ख्याल में सच्ची बात ये कि हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि करियर काउंसलिंग इज़ अ वेरी हॉट इशू। और मेरे ख्याल में मेरे साथ भी यही हुआ। आई डेंट हैव एनी मतलब इस तरह की गाइडेंस। आई डेंट इवन नो कि साइकोलॉजी की एक फील्ड अलग भी है। मतलब आप सोचें, इंटर में मुझे पता ही नहीं था ये, मुझे यूनिवर्सिटी आने के बाद ही बात पता चली। आई ओनली न्यू कि BBA हो सकता है IBA से,
ठीक है, इंजीनियरिंग हो सकती है NAD से या जो दूसरी यूनिवर्सिटी सर सैयद और ये सारी, ये मुझे पता थी। मुझे KU का नाम पता था, मुझे ये नहीं पता था KU में इतने सारे डिपार्टमेंट्स भी हैं, ठीक है। और मुझे फास्ट यूनिवर्सिटी पता थी क्योंकि कॉम्पिटिशन वगैरह में मैं जाता रहता था, तो ये मुझे चीज़ें कुछ पता थी। मुझे साइकोलॉजी का बिल्कुल भी नहीं पता था। हो सकता है कि अगर मुझे पता होता तो शायद मैं चले जाता। मुझे ना ये थोड़ी सी मेरी एक ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम आ गया। मतलब मेरा जब मैं आगे गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आई एम मोर इनटू ट्रेनिंग पीपल, आई एम मोर इनटू डेवलपमेंट वाला सेक्टर, ठीक है, आई एम मोर इनटू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप वाली चीज़। तो शायद अगर मैंने BBA किया होता या दूसरे कोर्सेज ऑप्ट किए होते। आप बाहर देखेंगे ना, ये US की यूनिवर्सिटीज़ में राइटिंग के पूरी डिग्री है, फिल्म मेकिंग की डिग्री है, ठीक है, और ये नॉर्मली यहाँ पे है ही नहीं। और वहाँ पे लोग इतने अवेयर हैं, हम अवेयर नहीं हैं उस बारे में। तो मेरे ख्याल में शायद, और ऐसा भी नहीं था कि मतलब मैं बिल्कुल ही कहता हूँ कंप्यूटर साइंस गलती से सेलेक्ट हो गया, ऐसा भी नहीं था। मुझे शौक था कंप्यूटर्स का एंड आई एम वेरी गुड एट प्रोग्रामिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन आई एम वेरी गुड एट इट। तो मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स अपने होते थे, आई वॉज अ लीड ग्रुप मेंबर वहाँ पे, मैं ही सारे डिज़ाइन करता था, मैं ही सारी प्रोग्रामिंग करता था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत अच्छा मेरा हाथ होता था। तो आई वॉज गुड एट, आई वॉज एन ऑलराउंडर, बस मैं इंजॉय नहीं करता था उसको। तो ये एक फैक्टर था। मुझे लगता है कि अगर आप साइकोलॉजी या क्लिनिकल इस तरफ जाते तो शायद आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट और इस तरह के बन सकते थे। मैं अगली बार जो है जब वापस पैदा होऊंगा तो मैं ये बात बिल्कुल याद रखूंगा। मेरा क्वेश्चन भी यही था कि मतलब कोई रिग्रेट्स वगैरह हैं आपको, मतलब अगर अभी दोबारा ऑप्शन मिले तो अभी क्या करोगे इन दोनों में से, कंप्यूटर साइंस या साइकोलॉजी? अगर ऑप्शन मिले तो जाहिर सी बात है साइकोलॉजी करेंगे, क्योंकि अब तो अवेयर हो गए ना। लेकिन खैर एक बड़े अच्छे दोस्त से मेरी बात हो रही थी, हम ना एक सवाल मैंने उनसे पूछा, कि वुड यू लाइक टू चेंज एनी इंस्टेंस ऑफ योर लाइफ इफ यू कुड। तो इसने एक बड़ी अच्छी बात बोली, इसने बोला कि, और बड़ी नीश क्या बोलते हैं उसको, क्लीशे बात थी। उसने बोला कि यार अगर मैं उस वक्त का डिसीजन चेंज कर दूं, मुझे पता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, बेवकूफ़ से मुराद ये कि आई एम नॉट दैट समझदार, ठीक है। तो उस वक्त मैं अगर डिसीजन चेंज कर दूंगा ना, यानी मिसाल के तौर पर मैं कंप्यूटर साइंस या साइकोलॉजी ले लेता हूँ, तो बाद में जाके मैं कोई ऐसा भंड मार दूंगा, ऐसी गलती कर दूंगा कि जो अभी हो ना उससे भी खराब हो जाऊंगा। तो इससे अच्छा है जो किया था वही करने दो, ताकि जो अब भी बनाओ ना तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं सही हूँ भाई यहाँ पे। तो खैर ये भी एक पर्सपेक्टिव है। रिग्रेट नहीं है, रिग्रेट कोई नहीं है, कोई मसला मतलब नहीं ये सोचने का कि शायद कि बंदा ये सोचे कि मतलब अच्छा हाँ जो होता है बेस्ट होता है, फिर बंदा ये मुश्किल है सोचना। ये नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जो होता है बेस्ट होता है, ये तो सही है, लेकिन आप ना बहुत सारे पॉइंट्स पे आपके पास हाथ में होती है चीज़, आप नहीं करते बाय योर चॉइस। फिर अगर आप ये बोलते हो ना कि यार जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं, आपने नहीं किया, उसके बाद आपको ये चीज़ मिली है। अगर आप करते तो शायद और बेहतर हो जाता। यू हैड ऑप्शन ना। मैं इस टर्म्स में बात नहीं कर रहा कि आपने चॉइस जब पाथ सिलेक्ट कर दिए, नहीं, जब आपका पाथ नहीं सिलेक्ट करना। मिसाल के तौर पे अभी मैं बैठा हूँ, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अभी 3 घंटे लगा के एक नई वीडियो बना सकता हूँ, व्लॉग कर सकता हूँ, ठीक है, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं 3 घंटे लगा के एक नया व्लॉग बना सकता हूँ। अगर वो 3 घंटा मैं कुछ और कर लूँ, एंटरटेनमेंट में लगा दूँ, ठीक है, और फिर इसके बाद मैं कहूँ 3 घंटे के बाद यार कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ ना, व्लॉग नहीं बना, कोई बात नहीं, अच्छे के लिए होगा, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। नहीं, आपने प्रोडक्टिविटी अपनी ज़ाया की है, आप कर सकते थे, ठीक है, अपने ऊपर आप जो है ना फजूल में अपने आप को जो है ना सुस्त बनाने का जो है ना वो बना लिए, सबने एक्सक्यूज बना लिया कि यार जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कोई मसला नहीं है, जो अब इससे बेहतर हो नहीं सकता था। ये ऐसा नहीं होता, आपके बहुत चॉइसेस होती हैं जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो। तो वो मेरे ख्याल में इंसान को रियलाइज जब होगा ना। तो ये जवाब तो आप अपने दोस्त को दे सकते थे ना। हाँ देखो, अब दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, यही तो फ़र्क है। मैंने आपसे ये कहा ना, जब पाथ सिलेक्ट करते हो ना, पाथ्स, ये मैंने डिग्री कंप्यूटर साइंस ली, ये डिग्री ली मैंने साइकोलॉजी की, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इतना बड़ा शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जाके इतना बड़ा शिफ्ट आ रहा है, लेकिन एक जगह पे आप स्टिल बैठे हुए हो, 3 घंटा आपने वहां से मूवमेंट करके एक यहाँ पे ना व्लॉग बना के वापस उसी रास्ते पे आना है। अब यहाँ पे बैठ के एंटरटेनमेंट देखते हो और वापस उसी रास्ते पे आना है। अब आप देख रहे हो आपको ये चॉइसेस ना वापस सेंटर होके मिल रही हैं। साइकोलॉजी का, कंप्यूटर साइंस का आगे मिलेंगी नहीं मिलेंगी, बहुत मुश्किल चांस है।
तो ये मेरा पॉइंट है। तो ये वाले आपके पास चॉइस है ना, इसको आप सिलेक्ट कर सकते थे, और आप ये नहीं सिलेक्ट करते ना, तो फिर सॉरी, आप जो है ना फिर बाद में अगर जितना भी कह लें आप एक्सक्यूज कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और आप अपने आप को फिर उस लीग में इमेजिन नहीं कर सकते जिस लीग में बड़े बड़े लोग, कामयाब लोग पहुंचते हैं। कामयाब लोग तो मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं वो तो 14-14 घंटे जाग रहे होते हैं, और वो इसलिए नहीं जाग रहे होते कि उनको नींद नहीं आती, वो इसलिए जाग रहे होते हैं कि वो काम कर रहे होते हैं, और वो बड़े शौक से कर रहे होते हैं, और वो अपनी नींद कुर्बान करते हैं ताकि आगे जाके जिंदगी में वो सुकून से सो रहे हो, और उनके पास ना बंडल ऑफ काम हो पीछे अपने कि यार देखो यार मेरा इतना अचीवमेंट है ना, ये मैंने कुछ किया था जिंदगी में, तो दे लुक बैक टू इट एज अ गुड मेमोरी, एंड ऑब्वियसली वो एक ज़्यादा अच्छी लाइफ होगी। अच्छा, तो अभी जब मैं वैसे आपका वो एक व्लॉग भी देख रहा था, तो उसमें आपने ये बताया कि पहले जब आप व्लॉग्स बना रहे थे तो उसमें काफ़ी टाइम आ रहा था, कि मतलब महीने महीने का वक्फ़ा, और अभी आपने एक व्लॉग में अनाउंस भी किया है कि मैं अभी उस परफेक्शनिस्ट कीड़े को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ और सही से लेके चलना चाह रहा हूँ इसको प्रॉपर, मतलब यानी कि जिसमें आपकी जो है वो क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होगी, क्वांटिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। तो ये तो होता है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं ना, जिसमें आप अपना परफेक्शनिस्ट कीड़ा मारते हो। तो लेकिन ये बहुत सारे लोगों के अंदर है, लेकिन वो क्या चीज़ है जो आपको मूव करती है कि अच्छा नहीं, हाँ, क्योंकि क्वालिटी से ना क्वांटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज़ों की। आप बाज़ औक़ात परफेक्शनिस्ट होने के चक्करों में, परफेक्शनिस्ट होना वो होते होते चक्कर में ना आप वो टाइम ख़त्म कर देते हो, और ये बहुत अच्छा डिसीजन था, आई अप्रिशिएट यू ऑन दैट। लेकिन क्या मतलब क्या प्रोसेस था कि आपने सोचा कि अच्छा हाँ नहीं, मुझे अब शिफ्ट हो जाना चाहिए, उसको नॉन परफेक्शनिस्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अपने आप को? मैंने एक चीज़ जो अपने आप में रियलाइज़ की वो ये थी कि एज एन आर्टिस्ट जब आप बात करते हैं तो सबसे बुरी चीज़ जो होती है वो होती है कंपैरिजन जो आप करते हैं अपना। तो अब जब आप देख रहे होते हैं ना, अब मिसाल के तौर पे जो लोग मशहूर हो गए, आप उनके अगर व्लॉग्स की स्पेशली बात करूँ, मैं अगर वो मशहूर लोगों के बारे में बात करूँ, मैं डैनियल शेफर है एक बड़ा मशहूर इंग्लिश, मुझे बड़ा पसंद है वो ब्लॉगर, जब मैं उसको देखूँ तो यार उसको ना 5 साल लगे कि वो जिस जगह पे है, 4-5 साल लगा के अब जो उसकी वीडियो में देखता हूँ, जो परफेक्शन है, जो स्टाइल है, जो उसकी अंदाज है उसका बोलने का, तो वो उसको 4-5 साल लगा के बना है उसका, और ही गेव टाइम टू इट। जब आप इनिशियली देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में मसले नज़र आएंगे उसकी, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, हम एज इस ब्लॉगर स्पेशली जब हम इंस्पायर होते हैं ना लोगों से, तो हम वो ये देख रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा मशहूर होने, मैं आपको एक उनकी यूनिकनेस बताता हूँ, ज़्यादा मशहूर होने वाले लोग कैमरा यूज़ कर चुके होते हैं, पहले फोटोग्राफर्स होते हैं। आप जुनेजो को देख लो, पहले फोटोग्राफर था, ठीक है, आप अभी इंडिया के आप देखेंगे दूसरे, वो भी फोटोग्राफर्स हैं। ये अंग्रेज़ जो है डैनियल शेफर फोटोग्राफर था, पीटर मैकेनिन फोटोग्राफर था। तो ये जिनको जल्दी हाइप मिल गई बेसिकली, इनको ये इक्विपमेंट यूज़ करने बड़े आसानी से आते थे, और ऑब्वियसली दे हैड दी इक्विपमेंट्स पहले से, तो उनको बड़ी आसानी हुई उस चीज़ में। तो इस कंपैरिजन में हम मारे जाते हैं। तो हमने आइडियल वो बनाए हुए जिनका स्टार्ट ही जो है ना जीरो से नहीं था, हमारा स्टार्ट जीरो से हो रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे हमारा स्टार्ट जीरो से हो रहा है, उनका स्टार्ट कहीं ना कहीं जीरो नहीं 10 या 15 या 20 से हो रहा है। तो ये कंपैरिजन में ना मारा जाता है इंसान। तो ये मुझे समझ ले, मेरा फर्स्ट व्लॉग था जुलाई 1 को, 6 महीने बाद मैंने व्लॉग वापस, तीसरा व्लॉग जो है ना वापस डाला है। मतलब 6 महीने तक मैं सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन में था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। और मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में फंसता था ना वो यही थी, परफेक्शन नहीं है, चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, उसके चक्कर में कोई चीज़ बन ही नहीं रही। और जब आपके आसपास लोग आप देखते हो ना प्रोग्रेस करे जा रहे, तो आप उनसे फिर आप वो करते हो। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मेजर फैक्टर था, जब मैंने अपने आसपास लोग देखे कि वो इतना आगे जा रहे हैं विदाउट बीइंग परफेक्शनिस्ट, कि वो कम से कम दे हैव समथिंग टू शो ना, कि मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया है। तो जब आप ये देखते हो ना, फिर आपको इंस्पिरेशन आती है कि यार समथिंग हैज टू बी डन। सिर्फ बोलने से कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और मैंने इसलिए नहीं बनाया, इन कंपैरिजन टू सेइंग कि यार मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है लेकिन ये है, ये ज़्यादा बेहतर है कि यार ये है देखो, तो कम से कम सामने वाले को नजर आएगा। और दूसरी बात, जो स्पेशली परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, एक चीज़ अच्छी होती है उनकी, दे नो
वेयर दे कैन इम्प्रूव। सही है, अगर वो इस लेवल पे आ जाए जिस लेवल में मैं अभी अभी वी आई नो, मैं अपने सारे व्लॉग मुझे पता है यहाँ पे अच्छा हो सकता हूँ, यहाँ पे अच्छा हो, यहाँ मुझे पता है। आई विल मेक देम बेटर एवरी नेक्स्ट टाइम आई मेक अ व्लॉग। अब मुझे स्टोरी लाइन बनाना अब थोड़ा थोड़ा जहन में आ गया कि यार मैं कहाँ मिस आउट कर रहा हूँ। तो जब वो स्ट्रक्चर जहन में हो ना, और दूसरा आदत हो करने की, मैंने अपने आप को फोर्स इसलिए किया कि आदत तो बने ना, प्रैक्टिस में तो आए ना इंसान, फिर जाके जो है ना बेटरमेंट की तरफ आप जाएंगे। अभी जहन में क्लियर है कि यार अभी जो है ना कुछ भी है बना के दो जरूर, और किसी और के लिए नहीं, अपने लिए बनाओ। और ये हर आर्ट फॉर्म के लिए लागू सही है। है। अभी वैसे आपकी इंस्पिरेशन कौन है वैसे यूट्यूब पे पाकिस्तान में? यार आई रिसेंटली डिस्कवर्ड दो बड़े अच्छे, एक एक बड़ा छोटा सा बच्चा है, वो बड़ा मशहूर हुआ है आजकल, उसका नाम है मीम से मोमिन, ठीक है, मोमिन खान। वो बड़ा मशहूर है, आई लाइक हिज स्टाइल। वो एक बिल्कुल स्पीड में नरेशन करता हुआ जाता है, बेसिकली मुझे उसमें डकी भाई वाला एलिमेंट नज़र आता है, तो वो मुझे अच्छा लगा कि वो एक चीज़ नई कर रहा है। दूसरा एक मैंने देखा है जो पुराना व्लॉगर है, वो अब पता नहीं वो व्लॉगर अपने आप को नहीं कहता, क्यों नहीं कहता, वो उसकी अलग एक स्टोरी है, लेकिन उसको मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको देखने में। उसका नाम है द शहजाद शो, तो शहजाद मलिक नाम है उसका। ये दो मैंने रिसेंटली देखे और मुझे बड़ा मज़ा आया इनको देख के। मैंने एक तीसरा भी देखा है और उसको तो देख के मैं डिप्रेस हो गया, क्योंकि उसका पहला व्लॉग इतना अच्छा है कि मैंने बोला यार ये उसका पूरा फिल्म है, आप भी जाके देखना। मैं सबको यहाँ पे जहाँ पे जो पाकिस्तानी अगर लोग देख रहे हैं, अगर इंट्रोड्यूस हो गए तो जो काम बहुत अच्छा है। उसका नाम है कैमरे वाले भैया, ठीक है, इंडियन है, दिल्ली का है बच्चा, बंदा है बल्कि, वो भी फोटोग्राफर है। तो उसका आप इक्विपमेंट यूज देखे यार, उसने एक ही जगह पे 4 अलग जगहों से टाइम लैप्स बनाए, एक ही जगह पे। एक टाइम लैप्स में दूसरा कैमरा नजर आ रहा है, दूसरे टाइम लैप्स में उस कैमरे के अंदर से टाइम लैप्स आ रहे हैं, तीसरे में तीसरे एंगल से नजर आ रहा है। अरे भाई इतना जब वो करेगा, अगर वो तब अच्छा नहीं बनाता ना, तो मैं बोलता अब तो फिर तो लानत है, अगर तब भी तुम अच्छा नहीं बना सकते। ठीक है, ड्रोन शॉट सारे बन गए। तो आई लाइक टू फॉलो ये आसपास के जो आपके जो सराउंडिंग में क्रिएटर्स हैं, उनको मैं अभी देख रहा हूँ, और मुझे थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है, और आई एम फाइन विद इट, आई डोंट माइंड। I'll work on my equipment as well, I'll work on my storylines as well, और I believe कि eventually one day someone will cut this video and put it on Facebook कि देखो यार ये बंदा ये बोल रहा था कि इसको भरोसा था कि कुछ हो सकता है। तो I think it will happen इंशाल्लाह। अगले सही है, अगले 10 सालों में कहाँ देख रहे हो आप अपने आप को? To be honest, probably out of this country, somewhere a European state somewhere, or maybe coming back to Pakistan occasionally। और उसकी वजह ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से मायूस हूँ, उसकी वजह ये है कि everyone around us who's a youngster knows के कितने मुश्किल चीज़ें हैं हमारे आसपास, आगे बढ़ने में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली मेरिट पे। तो वो चीज़ें ना बड़ी कभी कभी आपको ना एज एन इंडिविजुअल डीमोटिवेट कर देती है। पाकिस्तान एज अ कंट्री इज़ अ वेरी गुड कंट्री, मतलब इतना कल्चरली रिच है, एक्सपीरियंस इसका रिच है। यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कहीं और मिल सकता है, लेकिन आई थिंक आई माइट बी समवेयर अराउंड द वर्ल्ड, और उसके वही फैक्टर्स होंगे, वही जो जनरली सबके होते हैं, ज़्यादा अच्छा कमाना है, ज़्यादा अच्छी लाइफ के स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, आगे आने वाली अपनी नस्ल के लिए एक अच्छा सेटअप करना है कुछ, और इस खौफ में नहीं रहना कि मतलब क्या होगा अगर मैंने कमाना छोड़ दिया, मेरी स्टेट मुझे हेल्प कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो इन जो परेशानी है ना, इनसे थोड़ा सा आज़ाद जब रिलैक्स होगा ना इंसान, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर ज़िंदगी गुजारेगा और ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकता है फिर वो, और फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ज़्यादा जा सकता है, जब व्हेन ही नोज ना कि उसकी फैमिली सेफ है, नो वन गोइंग टू डू एनीथिंग, he is free to say anything, he is free to do anything, obviously in certain boundaries, तो फिर वो ज़्यादा अच्छी एक लाइफ होती है। तो खैर आई थिंक ये मेरा एक नहीं सही है। मैं यूट्यूब के हवाले से पूछ रहा था कि मतलब यूट्यूब में आप कहाँ देख रहे हो आप अगेन 10 सालों में?
कि आपने कोई फ़िल्म बना दी होगी या आपने कुछ ऐसा कर दिया होगा, कुछ ऐसा सोचा है कि ऐसा कुछ करने का कि यार तब तक मैं ना ये बन गया होगा? टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी आजकल एक और व्लॉगर देख रहा हूँ, कॉमेडियन है तन्मय भट्ट, बड़े अच्छे। AIB जो उनका इंडिया का है ना, बड़ा मशहूर, जो रिसेंटली उनके ऊपर काफ़ी टाइम पहले वो केस हो गया था, उन्होंने फिल्म स्टार्स के नाम यूज़ करके उन पे थोड़ी सी तफरी कर ली थी। तो खैर, तो उनके एक व्लॉगर हैं अभी, तन्मय भट्ट, बहुत मशहूर, बहुत अच्छे। और मुझे लगता है कि मेरा जो पर्सोना है ना एज एन इंडिविजुअल, मेरी फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम से उसको देख के यही लगता है कि बहुत सीरियस और सख्त मिजाज, ये सख्त भी नहीं लेकिन एटलीस्ट सीरियस मिजाज इंसान है। तो संजीदा हाँ, आदमी है। संजीदा नहीं हूँ मैं संजीदा। मैं अपने जब दोस्तों में होता हूँ और मेरे फ्रेंड सर्कल जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, वहाँ पे मैं यही माना जाता हूँ कि तफरी ही बंदा है, और मतलब माहौल खुशगवार ही होगा जब बैठेंगे। हाँ, कंपैरेटिवली ज़्यादा बातें होंगी सीरियस टॉपिक्स पे, लेकिन जनरली तफरी होगी। तो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। और मेरे ख्याल में 10 साल बाद भी मेरे जो, अगर मैं व्लॉग्स कंटिन्यू करता हूँ 10 साल बाद भी, तो मेरे ख्याल में आई वोंट गो इनटू फिल्म मेकिंग और ये सी चीज़ें। आई डोंट थिंक सो। आई एम नॉट द काइंड ऑफ गाय जो डेडलाइंस वाले काम करता है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे अंदर है। मुझे नहीं पसंद कोई मुझे ऊपर से आके डायरेक्ट करे कि यार इस तरह बना के दिखाओ और ये करो और करो। अगर क्रिएटिव फ्रीडम के साथ मुझे काम मिलेंगे अगर, तो दैट आई विल डू, और आई एम श्योर आई विल डू। 10 साल बाद मेरे ख्याल में यही होगा, ये जो एक मेरे नाम से सिर्फ व्लॉगर ही होगा, कि व्लॉगर ही है, कमरे में बैठ के बातें करता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है लाइफ के, और लोगों को गाइड करता है, मोटिवेट करता है। सही है। कोई मैसेज आप देना चाह रहे हो? मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, और आपके अल्फाज इतने ताकतवर होते हैं कि किसी भी इंसान को तोड़ भी सकते हैं और किसी टूटे हुए दिल को जोड़ भी सकते हैं। आपका इंतखाब है अब कि आप क्या करना चाहते हैं अपने अल्फाज के साथ। दूसरा ये कि अपनी चीज़ों को, अपनी सोच को इम्पोज ना करें दूसरों के ऊपर, लोगों को जीने दें, खुश रहने दें। कोई मदद के लिए आए तो अगर आप कर सकें, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, मदद कर ज़रूर दें, और अजर दुनिया में ना मांगें। इस बात पर ईमान रखें कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको उसका हक और इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको अभी नहीं मिल रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि जनाब मैं ओवरडू कर रहा हूँ कोई चीज़, मैं गलत लोगों की मदद कर रहा हूँ, बेवकूफ़ ना हो, लेकिन ये कि अपना कैरेक्टर जो है ना हमेशा अच्छा ही रखें। मतलब डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर समवन, मतलब इन टर्म्स ऑफ योर कैरेक्टर एंड प्रिंसिपल्स। तो ये है जनरल लाइफ एडवाइस। मेरे लिए कोई मशवरा? सर आप बेहतरीन आदमी हैं, क्या मैं आपसे क्या, आप खुश रहें, आप ज़मानों की ये तनाबे खींच लें दुनिया के अंदर आप। और अच्छा है, आप बड़ा रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और वो बड़ा आपका ना मिजाज वो वाला शायरों वाला मिजाज है आपका, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं ख्याल पता नहीं शायद आप करते भी होंगे तो मशवरा सिर्फ यही है, आप भी करें, अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढें मज़ीद। अगर आपका ये मकसद है कि आप पॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो देयर आर अ बंच ऑफ पीपल आउट देयर जो अच्छी स्टोरीज़ के साथ हैं। और मैं तो एक स्टार किड हूँ, मुझे ऐसा लगता है अपनी फील्ड के अंदर ही। मैंने मतलब आधी ज़्यादा चीज़ें तो मेरे पहले ही मुझे लोग जानते थे ना, तो एक थोड़ा सा फीलिंग है। तो ऐसे भी लोग हैं जो फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड हो रहे हैं, और मेरे ख्याल में everyone needs to hear amazing stories around us, and you can be the source of those amazing stories. So I wish and pray that आपकी थ्रू लोग मज़ीद अच्छे लोगों तक पहुँचे, और कोई सिर्फ आपको एक दिन एक इंसान ऐसा मैसेज करे कि जो है ना, मैं एक दिन बड़ा डिप्रेस था और मुझे मायूस था, मुझे मोटिवेशन चाहिए थी, तो मैंने आपका पॉडकास्ट देख लिया। तो मैं चाहूँगा आपके लिए ये एक दिन आए इंशाल्लाह।
आमीन आमीन। मैं मतलब खुशी से फूला नहीं समा रहा जैसे आपने ये जो लफ्ज़ बोले हैं ना। और थैंक यू सो मच शानिहाल इदरीस। तो इसके साथ ही आज की पॉडकास्ट ख़त्म होती है। मुझे और शानिहाल इदरीस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।